कल की फिल्म में सबसे ज्यादा जिस सीक्वेंस की बात हो रही है वो है अर्जुन वर्सेस कर्ण। हालांकि फिल्म में 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहां काल भैरवा द प्रोटेक्टर ऑफ काशी इस बात का रेफरेंस दिया गया है। मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों को साउथ का ये चेहरा भी जानना आवश्यक है। हिंदू तो सभी थे ही, मगर बौद्ध भिक्षु भी थे, कुछ निहंग सिख भी थे और अफ्रीकन ट्राइबल्स तक थे। और तब हम जब एक्चुअल इस फिल्म की टाइमलाइन में आते हैं तब अश्वत्थामा के खुशी के आंसू जो निकल रहे होते हैं ये आंसू सूख जाते हैं उस एक सीन को देखकर, जब एक फिल्म जिसमें कल्कि अवतार की बात हुई है, एक फिल्म जिसमें काशी को दुनिया का पहला और आखिरी शहर मतलब दोनों बोला गया है, एक फिल्म जिसमें महाभारत को भी दिखाया है और उसे उस समय से भी जोड़ा गया है जो शायद अभी कई 100 सालों बाद आना है। साइफाई एनवायरनमेंट भी है और हिंदुत्व के सिंबोलिज्म भी हैं और साथ में है हिंदू ऐतिहासिक बातों से इंस्पायर्ड सीन्स। कल्कि 2892 AD प्रभास की आदि पुरुष के बाद दूसरी बड़ी फिल्म है जिसने पहले दिन ही भौकाल बना दिया। मगर जहां बहुतों को ये फिल्म वन ऑफ इट्स काइंड लगी है, वहीं कुछ को इस फिल्म में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई है। क्या वॉर ऑफ नैरेटिव्स में इस मूवी में क्या कोई गेम हो गया है, या फिर गेम तो हुआ है मगर इसे अभी कोई समझ नहीं पाया है। एजेंडा है भी या नहीं, या फिर से कुछ लोगों का फालूदा बन गया है। कल्कि 2892 AD से जुड़ी हर बात, हर थ्योरी, हर इशू पर बात एंड इवन एंडिंग प्लस स्टोरी एक्सप्लेन, सब कुछ है आज के कल्कि 2892 AD के मूवी रिव्यू और एनालिसिस में। वीडियो थोड़ा लंबा है और अत्यंत जरूरी है, इसलिए पूरा देखना। स्पॉयलर्स होंगे इसलिए एंडिंग एक्सप्लेन का सेक्शन आप चाहो तो मूवी देखने के बाद देख लेना, पर देखना जरूर। लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सबसे पहले आप सभी को हृदय से धन्यवाद जिन्होंने मुझे मेरे ऑपरेशन के बाद और अभी मेरे घर दुर्गा के आगमन पर दोनों विषयों पर अपने अपने विशेष भेजे। आप लोग हैं तो ही मैं हूं। कल्कि 2892 AD मूवी शुरू होती है महाभारत के उस सीन से जब कौरवों की हार हो जाती है और पांडव विजय हो जाते हैं। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और वो अस्त्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के पास पहुंच जाता है। पहले तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से महाभारत के सीन्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि अब समय आ गया है कि महाभारत को हमारा भारतीय सिनेमा उस स्केल पर दिखा सकता है जो उस महाकाव्य के साथ जस्टिस कर सके। अश्वत्थामा और प्रभु श्री कृष्ण के संवाद और मणि छीन लेने वाले सीन के बाद कहानी शिफ्ट होती है ईयर 2892 AD में। ये वो समय है जब गंगा सूख चुकी है, वेजिटेशन करीब करीब खत्म हो चुका है एंड इवन ह्यूमंस की पॉपुलेशन बस मिनिमल रह गई है। काशी कैसा होगा उस समय, कैसे वहां एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया दिखाई गई है। फुल मार्क्स टू द आर्ट टीम ऑफ कल्कि मूवी। डायरेक्टर नाग अश्विन ने ये बात पहले ही साफ कर दी है और फिल्म देखने के बाद आपको भी समझ आ जाएगी कि ये कहानी अभी बहुत खुलनी है और शायद इसलिए फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और थोड़ा लंबा है, स्पेशली प्रभास के सीन्स। एज कहीं ना कहीं प्रभास के डाई हार्ट फैंस को खुश करने की कुछ ज्यादा ही कोशिश हो गई। स्पेशली राम गोपाल वर्मा और SS राजामौली के कैमियो अगर आप देखोगे तो आप सब समझ जाओगे। मगर फिल्म में जब जब अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा आते हैं तो कहानी हर बार इंटरेस्टिंग हो जाती है। अमिताभ बच्चन अपनी इस उम्र में भी ये रोल इतनी निष्ठा से निभा गए कि मुझे एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ। मगर शायद इस बार बीफ फूड का टाइम ही ऐसा चल रहा है कि बीफ फूड के बड़े बड़े स्टारों को साउथ में आकर ही ऐसे रोल मिल रहे हैं जो शायद इनको इनकी जिंदगी भर नहीं मिले हों, वरना बच्चन साहब तो बिल्ला नंबर 786 से आगे कभी बढ़े ही नहीं। इस फिल्म की कहानी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, एज इस कहानी में कहीं ना कहीं मल्टी कल्चरलिज्म को भी छुआ गया है। बहुत बड़ी बात एकदम सटल वे में। इस मल्टी कल्चरलिज्म की बात हम हमारे एनालिसिस में करेंगे। प्रभास का नाम है भैरवा और वो एक बाउंटी हंटर है, बोले तो सुपारी लेने वाला एक उठाई गिरा।
अब फिल्म में काफी फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने सिर्फ अभी के हिसाब से ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज की है ताकि आसान भाषा में बाउंटी हंटर का मतलब समझ आ जाए। फिल्म में एज सच कोई करेंसी नहीं दिखाई है, बल्कि इस फिल्म में करेंसी को यूनिट से डिनोट किया गया है। भैरवा के रोल में प्रभास के कैरेक्टर का असली पोटेंशियल आपको इंटरवल के बाद से ही देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म में 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहां काल भैरवा द प्रोटेक्टर ऑफ काशी इस बात का रेफरेंस दिया गया है, जो शायद प्रभास वाले भैरवा कैरेक्टर का फ्यूचर आर्क हो सकता है। एज इस कल्कि यूनिवर्स का ये पहला पार्ट ही है। दीपिका पादुकोण बनी है SUM-80, जो बाद में सुमति के नाम से भी जाना जाता है। एज इसी सुमति कैरेक्टर के पेट में पल रहा होता है कल्कि अवतार। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि दीपिका पादुकोण में ऐसा स्पेशल एक्टिंग का क्या टैलेंट था कि इस रोल के लिए इसे ले लिया। मतलब फिल्म में दीपिका की एक्टिंग मोस्ट ऑफ द सीन्स में 1 या 2 एक्सप्रेशन से आगे बढ़ी नहीं। अरे डिस्ट्रीब्यूटर का चक्कर बाबू भैया, डिस्ट्रीब्यूटर का चक्कर। अब इतनी जल्दी बीप पुट से आप अलग नहीं हो सकते ना। और शायद इसलिए दिशा पटनी एज रॉक्सी को भी इस फिल्म में जिस रोल के लिए लिया गया है वो भी बस गिन के 5 सीन वाला था। इन 2 फीमेल लीड से ज्यादा अच्छा काम मुझे सपोर्टिंग लीड्स का दिखा है, और शायद इसलिए भी क्योंकि एज पर द स्टोरी इन 2 सपोर्टिंग लीड्स का कैरेक्टर आर्क ज्यादा प्रोमिनेंट था। मैं बात कर रहा हूं शोभना चंद्र कुमार पिल्ले एज मरियम और एना बेन एज कायरा की। मगर अब विलन की बात यहां करनी पड़ेगी, एज जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स इस फिल्म में हैं वो सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कमला हसन के एज सुप्रीम यक्सिन। सुप्रीम यक्सिन की बैक स्टोरी अभी तक एक सस्पेंस बनी हुई है। बस सिर्फ इतना हिंट मिला है कि ये कैरेक्टर करीब 2000 साल से जीवित है। मगर मानना पड़ेगा कमला हसन की एक्टिंग को। वाकई जब आदमी रियल लाइफ में जैसा होता है वैसा ही रोल अगर फिल्म में निभाने को मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, एक्टिंग एकदम नेचुरल होती है। हाँ पता है हिंदुस्तानी 2 भी आ रही है, तब की तब देखेंगे। शाश्वत चटर्जी एज कमांडर मानस और अनिल जॉर्ज एज बनी, इन दोनों का काम और कैरेक्टर काफी डिटेल्स दे जाते हैं स्टोरी के बारे में। एज काफी कुछ बातें इन 2 कैरेक्टर्स के आपसी सीन्स में एज डिस्कशन में ओपन हो जाती है। चिंता मत करो, स्टोरी में अभी नहीं खोलूंगा, उसके लिए आपको हमारे एंडिंग एक्सप्लेन सेक्शन पर जाना होगा। ओवरऑल अगर फिल्म के VFX की बात करें या एक्शन की या इवन परफॉर्मेंसेस की, कहीं भी फिल्म हल्की नहीं है। स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स नाम की जो पूरी एडवांस सिटी दिखाई गई है वो बहुत इम्प्रेसिव है। हर फ्रेम ऐसा लगा है कि भाई बड़ी फुर्सत में बनाया गया है। स्पेशली द फाइट सीक्वेंस बिटवीन अश्वत्थामा एंड भैरवा। मैंने शायद ही कोई भारतीय फिल्म देखी है जिसमें साई-फाई प्लस कल्चर का कॉम्बिनेशन सही से दिखाया गया है। शॉट्स ऑफ काशी, साई-फाई वेपन्स और व्हीकल्स एंड अबव ऑल मूवी का टोन जो आपको क्लियरली डिफरेंस दे रहा था हर सीन्स में कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मगर फिर भी कुछ बातें इस कल्कि यूनिवर्स की पहली फिल्म में सामने आई हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। एज इन बातों का सीधा सीधा संबंध हमारे इतिहास से है, हमारे कल्चर से है, और यहीं आ जाता है हमारा एनालिसिस। कल्कि 2892 AD में जैसे ही कल्कि अवतार की बात सामने आई तो ये तो तय हो गया था कि ये फिल्म सीधा सीधा 2 प्रजाति के लोगों के निशाने पर आ गई। पहली प्रजाति जो हमेशा से हमारे इतिहास को माइथोलॉजी कहती है और हमारे महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत को बस एक लिटरेचर ही कहती है, और आज की पीढ़ी इनकी बात सबसे ज्यादा सुनती है। और दूसरी प्रजाति हमारे कट्टर, बोले तो कट्टर से भी कट्टर तथा कथित हिंदूवादी राष्ट्रवादी, जिन्हें पानी तो छोड़ो अपनी पाद भी सूंघ सूंघ कर छोड़नी पड़ती है। एज ये लोग वक्त के साथ साथ इतने रिजिड हो गए हैं कि किसी भी चीज में शक पैदा करके उसे सेंसेशनलाइज करके अपनी TRP ले आते हैं। दोनों ही प्रजातियों में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है लैक ऑफ कॉमन सेंस। इसलिए इस बार के एनालिसिस में इस कॉमन सेंस वाली बात का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। आशा करता हूं आप लोग भी यूज करें। कल्कि 2892 AD में प्रभु श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के संवाद में थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। इस फिल्म में दिखाया है कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि छीनी थी। हालांकि बहुत से वर्जन में ये बात है कि प्रभु श्री कृष्ण ने मणि छीनने का आदेश दिया था और अश्वत्थामा ने खुद ही अपने माथे से मणि चीर कर निकाली थी। बट इस फिल्म में प्रभु श्री कृष्ण का फेस रिवील नहीं किया है। शायद फिल्म के मेकर सेकंड पार्ट में फेस रिवील कर दें, या फिर जिस ग्रैंड तरीके से प्रभु श्री कृष्ण को दिखाया है
उससे और फेस रिवील नहीं करके एक बात समझ आती है, वो है सैंक्टिटी, बोले तो प्योरनेस को सबसे हाईएस्ट रेट पर रखा हुआ है। अब यही वाली बात फर्स्ट पार्ट में इस डायलॉग से समझी जा सकती है कि जब अश्वत्थामा से जो बच्ची ट्रेलर में मिली थी, हाँ वही बच्ची, वो बच्ची है, लड़का नहीं। तो वो बच्ची जब अश्वत्थामा से पूछती है कि अब आपका युद्ध आ गया है, तो अश्वत्थामा ये जवाब देते हैं कि मेरे लिए युद्ध नहीं, युद्ध से पहले आई पूजा है। एज अश्वत्थामा को ही प्रभु श्री कृष्ण ने फिल्म के स्टार्ट में ये कहा था कि तुम्हारा प्रायश्चित होगा मेरी रक्षा करना, वो भी कलयुग में। यहाँ कल्कि अवतार की बात हो रही है। कल्कि अवतार का जन्म एज पर कल्कि पुराण संभल नाम की जगह होगा। वैसे तो संभल यूपी में भी है और कुछ वर्जन्स के अकॉर्डिंग वो संभल तिब्बत में है, और शायद इसलिए फिल्म में जो संभला दिखाया गया है वो एक हिडन सिटी के रूप में दिखाया गया है, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही क्लाइमेट दिखाया है जैसा तिब्बत का है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, मल्टी कल्चरलिज्म। इस संभल सिटी में लगभग हर देश के नागरिक को दिखाया है, और वो भी उनके अपने अपने कल्चर्स के साथ, खासकर वो कल्चर्स जो शायद उस टाइम बोले तो 2892 AD तक बचे रह गए हों। मुझे पर्सनली ये सीन जिसमें सुमति जब अश्वत्थामा के साथ संभल आती है, उस एक सीन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, एज बहुत सारे एजेंडाओं की इस सीन ने बत्ती बना दी है। हिंदू तो सभी थे ही, मगर बौद्ध भिक्षु भी थे, कुछ निहंगसिक भी थे, और अफ्रीकन ट्राइबल्स तक थे। सीधी बात है, यही बताने की कोशिश हुई है कि पंथ भले ही कितने हो जाएं, मगर धर्म सिर्फ एक ही है। जब मैंने ये रील जिसमें अर्चना मकवाना का इशू एक्सप्लेन किया था, इसमें भी कुछ खालिस्तान वालों ने ये तक कह दिया था कि गुरु ग्रंथ साहब में जो राम शब्द जो कि कुल 2533 बार लिखा हुआ है, वो तुम्हारा वाला राम नहीं है, वो राम तो कोई और है। मुझे तभी समझ आ गया था कि भैया ब्रेन वॉशिंग बहुत दूर तक हुई है। ऐसे समय में ऐसा एक सीन दिखाना जिसमें सभी बौद्ध, सिख, हिंदुओं के साथ कल्कि अवतार को जन्म देने वाली को माँ कहकर संबोधित कर रहे हों और उसकी रक्षा के लिए लड़ जाते हों, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, अब कोई बबीता जी, बाबू जीता जी, हाँ वही ये कह दे कि देखो साधु कम दिखा है, तो भाई ऐसे महापुरुषों को मैं वही जवाब दूंगा जो रोहित शर्मा ने अभी अभी के जी इंजी मुल्ला को दिया था कि बाबू अपना दिमाग का ढक्कन खोलो। कल्कि अवतार ऐसे समय होगा जब सिर्फ गिनती के, बोले तो सिर्फ गिनती के सिद्ध साधु या सिद्ध पुरुष बचे होंगे। सरस्वती, गंगा, यमुना तीनों स्वर्ग चली गई होंगी। उस पूरे कालखंड के बारे में कल्कि पुराण में बहुत डिटेल में बताया गया है। हालांकि इस पर बात हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। कल्कि फिल्म में सबसे ज्यादा जिस सीक्वेंस की बात हो रही है वो है अर्जुन वर्सेस कर्ण। एज इस फिल्म में अर्जुन वर्सेस कर्ण की सिर्फ आधी बैटल दिखाई है। मैं समझाता हूँ। अश्वत्थामा के मुंह से एक सीन में यह डायलॉग निकलता है कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा पावरफुल था और जो मृत्यु कर्ण को मिली उसे वो डिजर्व नहीं करता था। अब अगर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और इवन ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो अश्वत्थामा कभी भी अर्जुन को पसंद नहीं करता था। एज उनके पिता गुरु द्रोण का सबसे ज्यादा ध्यान अपने शिष्य अर्जुन पर होता था, ना कि अपने पुत्र अश्वत्थामा पर। तो ये एक टीस हमेशा अश्वत्थामा के साथ रहती थी। एंड ऑल्सो दुर्योधन का जो ग्रुप था जिसमें कर्ण और दुशासन थे, उसमें अश्वत्थामा भी था। फिल्म में गांडीव को दिखाया गया है और कर्ण का विजय धनुष भी। अश्वत्थामा के हाथ में जो ये लकड़ी की बड़ी छड़ी दिख रही है वो असल में कर्ण का विजय धनुष है, और वो तभी एक्टिवेट हो पाएगी कि अगर उसे कर्ण छुए या उसका कोई रीइंकार्नेटेड वर्जन, जिसके बारे में छोटा सा सस्पेंस है जो एंडिंग में बताऊंगा। एज उसका आंसर समझने के लिए अपना दिमाग अगेन खोलना पड़ेगा। अर्जुन वर्सेस कर्ण की डिबेट आज तक हो रही है और इस एक डिबेट का सहारा लेकर पास्ट में और आज भी कई लेफ्टिस्ट माइंडसेटों ने इस डिबेट के माध्यम से हिंदुओं को हिंदुत्व से दूर करा है और इवन हमारे समाज के पिछड़े वर्ग को तो सीधा सीधा अलग ही करने का काम किया है। और इस अर्जुन वर्सेस कर्ण डिबेट का सबसे भयंकर रूप आपको नॉर्थ से ज्यादा साउथ में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ बेटियार। एक अलग नैरेटिव, एक अलग पर्सपेक्टिव महाभारत का हर समय हर कालखंड में आया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 3rd सेंचुरी BC में ऋषि भास ने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था उरुभंगम। उरुभंगम का शाब्दिक अर्थ है टूटी हुई जंगा। ये महाकाव्य प्रेरित था ओरिजिनल व्यास की महाभारत से, मगर इसमें और व्यास की महाभारत में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अंतर होता है पॉइंट ऑफ व्यू का।
गुरु भंगम लिखा गया था दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें दुर्योधन की करीब करीब हर कृत्य का जस्टिफिकेशन था विथ रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंटिंग, उसके हालात एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर चलो ये बात तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू की हुई, मगर जब आप ऐसे किसी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत अपने एजेंडाओं के तहत इसको फैलाना शुरू करते हो, उसको डिस्टॉर्ट करते हो, तब आप एक पूरे के पूरे समाज को अपने ही समाज से अलग करने की ताकत रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, साल 2021 में आई फिल्म कर्णन में ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसके हीरो का नाम महाभारत के कर्ण से इंस्पायर्ड था और विलन का नाम था कनबीरन। कनबीरन का शाब्दिक अर्थ कृष्ण होता है और एंड में कर्णन कनबीरन का सर धड़ से अलग कर देता है। एज उस पूरी फिल्म में कर्ण के माध्यम से जाति का मुद्दा बनाकर सीधा सीधा सनातन के सबसे बड़े प्रतीक प्रभु श्री कृष्ण पर प्रहार हुआ था। इवन इस फिल्म को उस समय डीएमके से काफी तारीफें मिली थी, स्पेशली फ्रॉम उदयनिधि स्टालिन। वही उदयनिधि स्टालिन जिसने सनातन को मिटाने की बात अभी अभी रिसेंटली करी थी। मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों को साउथ का ये चेहरा भी जानना आवश्यक है। अर्जुन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस एंड कर्ण इज द एग्जाम्पल ऑफ कर्मा। ये है असली डेफिनेशन और अंतर दोनों का। एस दोनों ही महावीर थे, मगर कर्ण ने अपने कर्मों से अपने भाग्य को चुना। भगवान परशुराम को झूठ बोलकर शिक्षा लेना, दुर्योधन को कर्ण ने ही युद्ध क्रीड़ा प्रकरण में राज्यसभा में द्रौपदी को घसीट कर लाने का आइडिया दिया था। वो कर्ण ही था जिसने अगेन द्रौपदी को खुद अपने मुंह से वैश्या कहा था और उसे निर्वस्त्र करवाने का आइडिया भी दुर्योधन को इसी ने दिया था। ये बात सही है कि कर्ण एक दानवीर था, सूर्यपुत्र था और उसके हालात भी पांडवों की तरह नहीं थे, मगर अपना भाग्य उसने स्वयं खुद चुना था। यहाँ तक कि जब प्रभु श्री कृष्ण ने कर्ण की ट्रू आइडेंटिटी कर्ण को रिवील करी थी, तब भी वो अपनी अर्जुन से जेलसी के कारण अपनी मां कुंती को बाकी भाइयों की जान ना लेने का वचन तो दे देता है, मगर अर्जुन वर्सेस कर्ण की कोई गारंटी नहीं देता है। एज कर्ण सेल्फिश भी था। ये वो कर्म थे जिसकी वजह से कर्ण अर्जुन से पावरफुल होने के बावजूद भी युद्ध भूमि में हारा था, भले ही वो विराट युद्ध हो या फिर कुरुक्षेत्र का फाइनल युद्ध। अर्जुन से पावरफुल गंगापुत्र भीष्म भी थे और आचार्य द्रोण भी थे, मगर अंत में विजय किसकी हुई? अर्जुन की, क्योंकि उसकी तरफ धर्म था, तभी उसकी तरफ प्रभु श्री कृष्ण थे। बट इस फिल्म में अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा गया है। एज इस फिल्म में एंड इवन रियल फ्यूचर में भी अश्वत्थामा का रोल तो है कल के अवतार के समय। फिल्म में जिस सेंटिटी के साथ प्रभु श्री कृष्ण को दिखाया गया है, काल भैरवा की महिमा करी गई है, मल्टीकल्चरलिज्म के साथ साथ पंथ और धर्म की बात हुई है, तो इस बात पर शक करना मुझे थोड़ा जल्दी लगता है। और सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाई गई है, उससे इस फिल्म की असली पोजीशन समझी जा सकती है, खासकर अर्जुन वर्सेस कर्ण वाले केस में, जिसके लिए अब टाइम आ गया है हमारे स्टोरी एक्सप्लेन सेक्शन का। सो बी अलर्ट, स्पॉयलर्स हैं। कल्कि 2892 AD की कहानी को समझना है तो हमें पहले भैरवा से शुरुआत करनी पड़ेगी। भैरवा का कैरेक्टर एक सेल्फिश कैरेक्टर दिखाया गया है। एज जिसने भैरवा को पाला और सिखाया था, उसी को भैरवा ट्रिक करके कॉम्प्लेक्स वालों को बेच देता है। भैरवा को पालने वाला कैरेक्टर का नाम होता है कैप्टन। इस छोटे से ब्रीफ के साथ हम भैरवा की कहानी को आगे लेके चलते हैं। और हाँ, बुज्जी जो कि उसकी ही क्रिएशन है, वो असल में कॉम्प्लेक्स से एक रिटायर्ड व्हीकल था जो कि किसी कूड़ेदान में भैरवा को मिला था, जिसे उसने रिपेयर करके अपने पास रख लिया था। अब आपको कॉम्प्लेक्स की दुनिया भी समझना जरूरी है। ये एक ऐसी सिटी है जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्रेंस है जो या तो लॉयलिस्ट हैं सुप्रीम याक्सिन के, या फिर वो लोग जिसे अफोर्ड कर सकते हैं। एंट्री फीस है मात्र 1 मिलियन यूनिट्स। और यही एकमात्र सपना होता है भैरवा का कि वो कैसे भी करके वो प्रिविलेज लाइफ जी सके जो वो सारी जिंदगी जी ना सके। एज भैरवा की गर्लफ्रेंड रॉक्सी के कारण ही वो सिर्फ 1 घंटे के लिए कॉम्प्लेक्स में एंटर होकर इस प्रिविलेज लाइफ को देख चुका होता है। कॉम्प्लेक्स में कमांडर मानस की कमांड में पूरी दुनिया की सारी फर्टाइल लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा था। एज सुप्रीम याक्सिन एक ऐसी सीरम का इजाद करना चाहता था जिससे वो अपनी 2000 साल के कमजोर शरीर को वापस ताकतवर बना सके, जैसे वो कभी था।
मगर ये सुप्रीम याक्सिन अभी तक 2000 साल तक जिंदा कैसे है, वो अभी तक फिल्म में दिखाया नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में याक्सिन की स्टोरी और खुले। अब भाई ये जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कि जिन भी लड़कियों में सीडिंग के द्वारा बोले तो आर्टिफिशियल प्लांट करके जो प्रेग्नेंट करा जा रहा था, उन्हें एटलीस्ट 120 दिन तक तो प्रेग्नेंट होना है, ताकि जो बच्चे का फ्लूइड जो माँ के गर्भ में बन सके उससे एक सीरम का इजाद हो सके। वही सीरम जो सुप्रीम याक्सिन बनाना चाहता है, और इसी पूरे प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट के। एस कहीं ना कहीं याक्सिन को भी तलाश थी कल्कि की ही। एस क्लाइमैक्स में जब एक मिनट थोड़ा और एक्सप्लेन करने दो। दीपिका पादुकोण ऐसे ही एक सब्जेक्ट होती है जो शुरू में तो नॉन फर्टाइल होती है, मगर फिल्म में जब ये रिवील होता है कि वो 150 दिन से प्रेग्नेंट है, तो ये बात जब कमांडर मानस को पता पड़ती है तो वो एक्साइट हो जाता है, एज उसे सुप्रीम याक्सिन को खुश करने का इससे बड़ा मौका मिल नहीं सकता था। वही टिपिकल कॉर्पोरेट सोच, भाई एक समय तू भी था, हाँ मगर ऐसा नहीं था। मगर जिस समय ये सब चल रहा होता है तभी इस फिल्म में रेबल्स की भूमिका सामने आती है। ये रेबल्स और कोई नहीं, संभाला सिटी के ही सैनिक होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में काफी समय से जासूसी कर रहे होते हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि कल्कि अवतार को जन्म देने वाली माँ आखिर है कहाँ। तो इस पूरे बैकड्रॉप में जब कॉम्प्लेक्स में जब दीपिका पादुकोण के शरीर से वो फ्लूइड निकाला जा रहा था ताकि उसके एक सीरम बनाई जा सके, तभी एक रेबल जो कि इस कॉम्प्लेक्स में एम्प्लॉय बनकर काम कर रही थी, वो उसे इवेक्शन चैम्बर में धकेल देती है। और यहाँ वो एक सीन होता है जो इस फिल्म में कल्कि अवतार की पावर को जन्म से पहले ही दर्शा देता है। एज जिस टनल में दीपिका पादुकोण AKA सुमति कॉम्प्लेक्स से बाहर आ रही होती है, वहां की ऑटोमेटेड आग अपने आप उसके लिए रास्ता कॉम्प्लेक्स से बाहर कर रही थी। इन द मीन टाइम तब तक अश्वत्थामा एक बच्ची की मदद से अपनी मणि को प्राप्त कर लेता है। एज वो मणि रेबल्स के साथ में पहले थी, मगर उस बच्ची के हाथ में एक हाथापाई के सीक्वेंस में लग गई थी, और तब अश्वत्थामा को इंटरवल से ठीक पहले ही ज्ञात हो चुका होता है कि कल्कि अवतार के आने का समय हो गया है, और तभी उनकी मणि उनके माथे पर लग जाती है और वो श्राप से मुक्त हो जाते हैं। रास्ते में रेबल्स का सामना कॉम्प्लेक्स के शिप से होता है, मगर तब तक अश्वत्थामा एंट्री मार चुके होते हैं। मगर तब कॉम्प्लेक्स ने 1 मिलियन की बाउंटी सम 80 पर रख दी थी, और 1 मिलियन यूनिट्स के लालच में भैरवा भी इस मिशन पर निकल जाता है। अश्वत्थामा प्लस रेबल्स प्लस सुमिति और कॉम्प्लेक्स के शिप्स की फाइट चली रही होती है, तब इसी बीच में भैरवा एंट्री मार देता है, और यहाँ पहली बार आमना सामना होता है भैरवा और अश्वत्थामा का, जिसमें एज यूजुअल अश्वत्थामा ही जीतते हैं, और अश्वत्थामा सुमति और रेबल्स के साथ संभला सिटी के लिए निकल जाते हैं। भैरवा अश्वत्थामा से हारने के बाद अपने ही कब्जे में रखे हुए एक रेबल की मदद से संभला सिटी में पहुंचने की जुगाड़ लगाने में लग जाता है। एज उस रेबल के सामने भैरवा का पॉजिटिव साइड ही हमेशा रहा है। यार वो सीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म के स्टार्टिंग में है, देख लेना। इधर कॉम्प्लेक्स के रिसर्चर हेड बनी को गांडीव मिल जाता है, जो कि एक एक्सकवेशन टीम को मिलता है। हालांकि गांडीव को जब वो छूने का प्रयास करता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। बड़े हरामी हो बेटा, ऐसा गांडीव ने पक्का बोला हुआ है इसे। अब यहाँ एक बात है कि जब यही बनी गांडीव की बात मानस को बताता है तो वो ये कहता है कि ये गांडीव भगवान का अस्त्र है। इस बात पे जरा ध्यान रखना। संभला में मरियम की देखरेख में सुमति रहती है और अश्वत्थामा भी वहां एज अ बॉडीगार्ड रहते हैं, मगर तब तक भैरवा अपनी बुज्जी को अपग्रेड कर चुका होता है, एज वो पहली फाइट में अश्वत्थामा की स्ट्रेंथ को समझ चुका होता है। इसलिए हाईली ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स के साथ उस पूरी शिप को एक जायंट ट्रांसफॉर्मेबल रोबोट में तब्दील कर देता है। सो जब तक भैरवा संभला सिटी पहुंचता है तब यहाँ उसका सामना फिर से अश्वत्थामा से होता है, और तब यहाँ होती है सेकंड फाइट। मगर तब तक कमांडर मानस कॉम्प्लेक्स की इंटायर आर्मी लेकर संभला सिटी पहुंच जाता है। ऑल थैंक्स टू भैरवा, एज उसने ही अपनी पहली फाइट से हारने के बाद मानस के साथ डील किया था, वही कि सुमति को अगर कॉम्प्लेक्स के हवाले कर दिया तो उसे सीधा एंट्री मिलेगी कॉम्प्लेक्स में। सो ऐसे में जब क्लाइमैक्स की फाइट होती है, तब जब अश्वत्थामा का सामना दोबारा भैरवा से होता है, तब भी भैरवा पिट जाता है, मगर मानस की शिप की ट्रैप में वो फंस जाता है।
तभी घायल भैरवा के हाथ में एकदम से अश्वत्थामा की वो छड़ी टच हो जाती है और तब ये रिवील होता है कि भैरवा इज अ रीइंकार्नेशन ऑफ कर्ण और वो छड़ी एक्टिवेट हो जाती है एज अ अस्त्र, जिसकी मदद से वो मानस को मार देता है। अब मानस को मारते वक्त वो अस्त्र मानस के साथ साथ जमीन पर गिर जाता है और तब तक भैरवा को होश आता है एज उसे ये समझ नहीं आता है कि वो तो सुमति को उठाने आया था और मानस को देने वाला था, मगर उसने तो मानस को ही निपटा दिया। और होश में आने के बाद होता भी यही है कि जब तक अश्वत्थामा उस ट्रैप से अपने आप को बाहर करता है तब तक भैरवा सुमति को लेकर कॉम्प्लेक्स की ओर अपनी शिप में निकल जाता है। और तब अश्वत्थामा के साथ साथ एज एन ऑडियंस हमें भी ये पता चलता है कि भैरवा भले ही कर्ण का रीइंकार्नेशन है, मगर वो कर्ण की तरह अभी भी इस समय भटका ही हुआ है। इस पॉइंट पर अभी थोड़ी देर में आते हैं एज ये पॉसिबिलिटी वाली बात है। एंडिंग में बोले तो पोस्ट क्रेडिट सीन में जब बनी सुप्रीम याक्सिन से मिलता है तो वो सिरम लेके पहुंचता है एज उसमें सिर्फ एक ड्रॉप आ जाती है कल्कि अवतार की और वो सारी बातें सुप्रीम याक्सिन को अपडेट कर देता है। तब याक्सिन उसे कल्कि की ड्रॉप से पूरी तरह से पावरफुल और शक्तिशाली बन जाता है। तब याक्सिन में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उस गांडीव तक को उठा लेता है और उसमें गॉड लाइक पावर्स लाइक पीछे से 2 हाथ वगैरह ये सब भी दिखने लग जाते हैं। क्लियरली ये दिखाने की कोशिश हुई है कि कल्कि अवतार की एक बूंद याक्सिन के लिए कितनी पावरफुल है और अब वो कर्ण और भैरवा वाली बात को पूरा कर देते हैं। जब अश्वत्थामा ने यह देखा कि कर्ण का विजय धनुष भैरवा को छूने से एक्टिवेट हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और तब वो सीन आता है कर्ण वर्सेस अर्जुन का महाभारत वाला सीन, जो कि हमें मूवी के फ्लैशबैक वाले सीन्स में दिखाया जाता है। ये फ्लैशबैक आधा ही होता है एज इसमें सिर्फ कर्ण का इंट्रोडक्टरी वाला सीन था और तब हम जब एक्चुअल इस फिल्म की टाइमलाइन में आते हैं तब अश्वत्थामा के खुशी के आंसू जो निकल रहे होते हैं ये आंसू सूख जाते हैं उस एक सीन को देखकर जब भैरवा को होश आ जाता है। एज अश्वत्थामा को उस पर्टिकुलर सीन में जब भैरवा के हाथ में वो धनुष एक्टिवेट हो जाता है तो कर्ण की छवि दिखने लग जाती है, मगर जब वो धनुष वापस से नीचे गिर के लकड़ी हो जाता है तब शायद अश्वत्थामा के साथ साथ हमें भी समझ आ जाता है कि भैया कहानी में बहुत कुछ है। अब भाई इसमें एक पॉसिबिलिटी जो समझ आ रही है वो ये है कि जैसे अश्वत्थामा को अपने पिछले कर्म का प्रायश्चित करने का मौका इस टाइमलाइन में मिला है कल्कि की रक्षा करने के माध्यम से, शायद उस कर्ण को अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए इस फिल्म की टाइमलाइन में भैरवा के माध्यम से दिखाया जा रहा हो, क्योंकि भैरवा को कर्ण की तरह ही सेल्फिश, एरोगेंट मगर साथ साथ गोल्ड हार्टेड भी दिखाया गया है। बट हाँ, अधर्म की तरफ वो अभी खड़ा हुआ है ये पक्का प्रूव हो जाता है जब वो लास्ट में भी वही हरकत करता है जो वो शुरू से करता आ रहा था, वही सुमति को उठाकर कॉम्प्लेक्स की ओर चले जाना। फिल्म में एक सीन है जो इस थ्योरी को प्रूव करता है या यूं कहूं स्ट्रॉन्ग बनाता है। 3 ऐसे सीन्स है काल भैरवा के और जो प्रभास वाला आखिरी सीन काल भैरवा वाला है जब आपके सामने आएगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा और ये बात साफ हो जाएगी कि भैरवा जो कि कर्ण का रीइंकार्नेशन है उसका 110% ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एज काल भैरव द प्रोटेक्टर ऑफ काशी। कर्ण की मृत्यु जैसे हुई वो उसके कर्मों का नतीजा था। कर्ण ने ही अभिमन्यु पर आखिरी वार किया था जब वो निहत्था हो चुका था, जिसकी वजह से अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। Who knows, जो फाइट अर्जुन और कर्ण की अधूरी रह गई थी वो सेकंड पार्ट में पूरी तरह से दिखाई जाए और अभिमन्यु वाली बात भी दिखाई जाए। एस फिल्म के स्टार्टिंग सीक्वेंस में अभिमन्यु वाला एक शॉट ऐसा ग्राफिक दिखाया गया है। तो मित्रों, ये था कंप्लीट स्टोरी प्लस एंडिंग प्लस पॉसिबल आउटकम थ्योरीज का फुल्ली एक्सप्लेनेशन। अब शायद बापू जीता जी वाले लोगों को समझ आ जाएगा कि कभी कभी दिमाग का ढक्कन खोल लेना चाहिए। वैसे मैं इस बात का निर्णय आप लोगों पर छोड़ता हूँ, क्योंकि सही लॉजिक ना लगाने से भी ज्यादा खतरनाक है चूटिया लॉजिक लगाना। आगे प्रभु की इच्छा। और अब चलते चलते एक कैंपेन बीपफुड में चलाया जा रहा है जिसकी सूचना आप लोगों को बताना अति आवश्यक है। आजकल बीपफुड के कुछ स्टार्स को ट्विटर से लेकर
पीआर प्रोग्राम्स में सूडो हिंदूवादी राष्ट्रवादी दिखाया जा रहा है और वहीं साउथ के कुछ प्रोमिनेंट मूवीज को निशाना बनाने के लिए पैसा भी बांटा जा रहा है। एज इस साल तीनों खानों में से किसी एक की भी मूवी नहीं आ रही है, तो ऐसे में कहीं बीफ फूड फिर से खत्म वुड ना हो जाए। तो इसीलिए 12th फेल के विक्रांत मैसी की इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर और सालार और अब कल की मूवी के समय बैड माउथिंग के लिए कैंपेन करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। बताना मेरा काम है, इसलिए आप लोग जरा सावधान रहें और सतर्क रहें। एज सुनना सबकी है मगर समझना अपने दिमाग की है। अगर आप भी कल की मूवी से ज़्यादा कल की अवतार को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।